गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्ज़ाम रजिस्टर में। दोस्तों आज है 9 अगस्त और वार है हमारा रविवार। और रविवार जो होता है हम लोगों का वो होता है हमारा हरियाणा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उस पूरे सप्ताह के उनको हम लोग कवर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 9 अगस्त तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन है। तो हमारे जो हरियाणा के विधानसभा स्पीकर हैं वो हैं हमारे ज्ञानचंद गुप्ता, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों आया है। देखिए जो अभी विधानसभा है, जो हमारी हरियाणा की विधानसभा है, उसके अंदर जो हमारा स्पेस को लेकर के पंजाब के साथ कुछ डिस्कशन चल रही है, टेंशन्स चल रही है। अब वो क्या है कि जब 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होकर राज्य बना था, तब हरियाणा और पंजाब के बीच में 1966 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत के भी जो हमारा चंडीगढ़ के अंदर जो सेक्रेटरीट है उसके अंदर 60% स्पेस तो पंजाब को दिया जाएगा और 40% हरियाणा को दिया जाएगा। अब ये देखिए भाई, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये हमारा एरिया के हिसाब से किया गया था। पंजाब का एरिया हमसे थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ की सीट भी ज़्यादा है, इसलिए उसको एरिया 20% ज़्यादा दिया गया था। बट अब हरियाणा का क्या कहना है कि हरियाणा के जो स्पीकर हैं उनका कहना है कि हरियाणा को पास जो अभी एरिया है वो उसको जो 40% का एरिया दिया जाना था वो भी नहीं दिया गया है, यानी अभी जो एरिया है वो 40% से कम है। तो इसी को लेकर के हमारे स्पीकर ने पंजाब के स्पीकर को लिखा था, अथॉरिटीज़ को लिखा था कि भी हमें जो बाकी एरिया है वो 40% दिया जाए। जबकि पंजाब जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनका कहना है कि जितना हरियाणा का जो 40% का एरिया बनता है वो उन्हें पहले ही दिया जा चुका है। तो ये था हमारा मुद्दा। ये देख सकते हैं, इससे जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन फैक्ट है वो आप देख सकते हैं। जो विधानसभा के कुल हमारा जो एरिया है वो है 64,430 वर्ग फुट का एरिया है, जिसमें से राज्य को 24,630 वर्ग फुट हमारा प्राप्त होना था। जबकि कहना है कि हमारे स्पीकर का कि भी वो अभी तक हमें नहीं मिला है। हमारे स्पीकर का कहना है कि हमें जो 40% का मिलना चाहिए था उसमें से अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 27% ही दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या रहता है इस मुद्दे के ऊपर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हरियाणा के किस जिले में भारत के वन क्षेत्र की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वन आच्छादित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है कि जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने एक रिपोर्ट रिलीज की है और उसके तहत हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि वो कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है हमारी वन क्षेत्र के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, वो होगा आपका महेंद्रगढ़, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा डाटा के ऊपर देख लेते हैं एक बार इसका। देखिए जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है वो हुई हमारी महेंद्रगढ़ के अंदर। उसके बाद जो दूसरा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वनों की बढ़ोतरी हुई है वो है झज्जर और तीसरे नंबर पर है भिवानी। और जबकि जींद और फतेहाबाद के अंदर ना ही हमारा घटा है और ना ही बढ़ा है। अब ये दोस्तों पिछले 2 साल का डाटा दिया गया है कि पिछले 2 साल के अंदर कितना क्या चेंजेस आया है। जबकि अगर मैं बात करूँ तो गुड़गांव, अंबाला और पंचकुला की, यहाँ पर हमारा जो फॉरेस्ट एरिया वन क्षेत्र है वो घट गया है। ये देख लीजिएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डाटा दिया गया है। अंबाला के अंदर 0.65 घट गया है, भिवानी में 1.81 बढ़ा है, फरीदाबाद में भी घट गया है, फतेहाबाद में ना घटा ना बढ़ा, यानी 0 चेंजेस आए हैं। गुड़गांव में भी घट गया है, हिसार और झज्जर के अंदर बढ़ा है हमारा, जींद के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारा, कैथल के अंदर भी पॉजिटिव रहा है, करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा 4 से ऊपर देखिए बढ़ गया प्रतिशत से भी ज़्यादा, मेवात में भी बढ़ा है, जबकि पलवल और पंचकुला के अंदर हमारा घट गया है। अगर दोस्तों मैं फॉरेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन
चलिए देख लेते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा जो हम लोगों की काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। अगर मैं बात करूं वन महोत्सव की, जो हमारा वन महोत्सव होता है जिसे हम पेड़ों का त्यौहार भी बोलते हैं, वो हमेशा हमारा जुलाई का जो पहला सप्ताह है उसमें मनाया जाता है। जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति थी वो हमारी 1952 में लागू की गई थी, जिसके तहत हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, रिजर्व करते हैं, या फिर उस जो भी देख रेख के कार्य किए जाते हैं हमारे, वो इसी नीति के तहत किए जाते हैं। एक अगर पेड़ों की कटाई को लेकर बात करूँ तो दोस्तों हमारा जो उत्तराखंड था, यानी कि हम लोगों का जो देहरादून वाला एरिया है, वहाँ पर एक बहुत ही फेमस आंदोलन हुआ था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था कि दोस्तों जब वहाँ पर पेड़ों को काफ़ी काटा गया था, तो चिपको आंदोलन के अंदर क्या था कि लोग जा कर के पेड़ों से चिपक गए थे, उनको एक तरह से कहूँ तो हक करने लग गए थे, उनको जकड़ लिया था पेड़ों को, जिससे कि वो पेड़ों को नहीं काट पाए थे। और बहुत ही फेमस जो हमारा ये हुआ था आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के जो नेता थे वो थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी। अब बात करें तो 1987 के अंदर जो ये हमारा चिपको आंदोलन था, इसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बहुत ही फेमस था, जिससे हमारा अनफॉरेस्टेशन के अंदर या डिफॉरेस्टेशन के अंदर काफ़ी कमी आई देखने को मिली थी हम लोगों को। हमारा जो वन अनुसंधान संस्थान है वो हमारा देहरादून में स्थित है। 1906 में हमारा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था जिसकी स्थापना की गई थी, उसी को हमारा वन अनुसंधान संस्थान के रूप में नाम बदल करके मान्यता दे दी गई थी आज़ादी के बाद। हमारा जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है यानी IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो 1982 में मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर जिसकी स्थापना की गई थी। अब अगर मैं बात करूँ तो पूरे कंट्री की बात की जाए, देश की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो हमारा मध्य प्रदेश में है, फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विज्ञान रत्न पुरस्कार के विजेता को कितनी राशि दी जाती है? तो जो हमारा विज्ञान के साइंस के फील्ड के अंदर जो हमारा सबसे सर्वोच्च सम्मान है जो दिया जाता है हरियाणा के अंदर, वो हमारा विज्ञान रत्न पुरस्कार। अब इसके तहत जो इनाम दिया जाता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो विज्ञान रत्न पुरस्कार में 4 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए विज्ञान रत्न पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 2 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है, विज्ञान रत्न पुरस्कार और युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार। विज्ञान रत्न पुरस्कार के अंदर जो हमारी 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जबकि युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार में हमारी 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है उसको जो प्राप्त करता है उसकी 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को ही दिया जाता है, जबकि जो युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार है वो हमारा 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, जो 2020 का जो युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार है उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी आवेदन मांगे हैं। आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिए हैं। अगर बात की जाए दोस्तों 2019 की, तो 2019 का जो विज्ञान रत्न पुरस्कार था वो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र वर्मा को, और जो युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार था वो दिया गया था डॉक्टर जितेंद्र नाथ वर्मा को। ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है हरा भरा हरियाणा योजना कब शुरू की गई थी? देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, मिस प्रिंट हो चुका है हिंदी वाले सेक्शन के अंदर। इंग्लिश वाले के अंदर देखिए अब इसके जो एग्जैक्ट नाम वो दिया गया है हरा भरा हरियाणा योजना, वो किस तारीख को शुरू की गई थी? तो दोस्तों जो हरा भरा हरियाणा योजना है वो हमारी 3 अगस्त को शुरू की गई थी। अब 3 अगस्त को ये योजना शुरू की गई थी। इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये योजना क्या है, ये हमारी इस योजना के अंदर हम लोग जो पेड़ लगाएंगे,
हरियाणा के अंदर। अब ये योजना 3 अगस्त को क्यों चालू की गई थी? 3 अगस्त को ऐसा क्या स्पेशल था? तो दोस्तों 3 अगस्त को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पुण्यतिथि है और उसी उपलक्ष्य में इसको चालू किया गया था। तो अगले 6 महीने के अंदर लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट की मंशा है। इस योजना की अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो इस योजना की शुरुआत अंबाला से जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने शुरुआत की थी। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के द्वारा महिलाओं को हर दिन कितना दूध दिया जाएगा? देखिए जो मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना है हमारी, ये 5 अगस्त 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। इस योजना की अगर मैं बात करूँ तो इस योजना के द्वारा आंगनवाड़ी के माध्यम से जितनी भी महिलाएं हैं जो कि बीपीएल परिवार से संबंध रखती हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंध रखती हैं, उनको हर दिन जो दूध दिया जाएगा वो है हमारा 200 ml, यानी प्रतिदिन 200 ml दूध दिया जाएगा। अब ये दोस्तों लिक्विड वाला दूध नहीं है, ये क्या है, जो हमारा सिंथेसाइज दूध पाउडर, आपने देखा होगा मिल्क पाउडर आता है जो हमारा, वो 200 ml मिल्क पाउडर की क्वांटिटी डेली इनको दी जाएगी। और ये जो इनको क्वांटिटी दी जाएगी ये आने वाले लगभग 300 दिनों तक दी जाएगी इनको। और इस योजना के अंदर 1 से 6 वर्ष तक के जिनके जो बच्चे हैं उनको जो महिलाएं दूध यापन करवा रही हैं उनको ये, उनके लिए ये योजना है। अब इसी के साथ में जो दूसरी योजना शुरू की गई है वो है हमारी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दूसरी जो हमारी साथ में योजना है वो है हमारी महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। तो दोस्तों महिला एवं किशोरी सम्मान जो ये योजना है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो भी हमारी महिलाएं एवं किशोरी हैं उनको हर महीने जो 6 हम लोगों के जो नैपकिन पीरियड सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं उनके पैकेट दिए जाएंगे। हर महीने एक पैकेट दिया जाएगा जिसके अंदर 6 सैनिटरी नैपकिन होंगे। ये योजना भी हमारी जो बीपीएल फैमिली वालों के लिए है उनके लिए की जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये योजना हमारी सैनिटरी नैपकिन वाली, इसके अंदर 10 से लेकर 45 वर्ष की महिलाओं एवं किशोरियों को कवर किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हरियाणा राज्य की पहली हनी टेस्टिंग लैब किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों जो हमारी हरियाणा की जो पहली शहद को टेस्ट करने के लिए जो लैब स्थापित की जा रही है वो स्थापित की जा रही है कुरुक्षेत्र में। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो ये स्थापना की जा रही है दोस्तों, ये जो हमारी लैब होगी ये FSSAI है जो हमारी, उसके स्टैंडर्ड के ऊपर काम करेगी और हमारा शहद की क्वालिटी को भी टेस्ट करेगी और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी वर्क करेगी। अब ये थी हरियाणा की बात करूँ तो दोस्तों ये हमारी हरियाणा के अंदर जो लैब है वो स्थापित की गई है कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर मैं बात करूँ पूरे इंडिया की, तो पूरे इंडिया की बात की जाए तो पूरे भारत देश में जो सबसे पहली हनी टेस्टिंग लैब थी जो स्थापित की गई थी वो गुजरात के आनंद नामक गांव के अंदर की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हरियाणा सरकार ने किस ब्रांड के नाम से 200 नए रिटेल आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों हरियाणा ने एक नई ब्रांड के नाम से 200 नए रिटेल आउटलेट को खोलने का निर्णय लिया है। उस ब्रांड का नाम क्या है? वो ब्रांड है हमारी हरित ब्रांड, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये हमारी नई ब्रांड से 200 आउटलेट खोले जाएंगे, इसका हमारा जो मेन मोटिव क्या है? इसका जो मेन मोटिव है हमारा वो है कि भी जो हमारे हैफेड के या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे लोकली प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। यह योजना भी जो हमारी वो हमारी जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है उसी को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ही की जा रही है, ताकि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को हम लोग
बढ़ावा दे सकें और लोग अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ही यूज कर सकें। अभी आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हमारा हैंडलूम डे बनाया गया था, तब भी हमारा गवर्नमेंट के द्वारा स्लोगन दिया गया था कि भी वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल के लिए आवाज़ उठाएं। ये देखिए, देख सकते हैं आपकी 2000 रिटेल एक्सपेंशन प्लान है 2020, इसके तहत 2000 रिटेल आउटलेट किए जाएंगे, जिसके द्वारा हम लोग हमारी जो लोकल कंपनीज विटा है, फिड है, उनके यहाँ क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बेचा जाएगा, जिससे क्या होगा, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी इन आउटलेट्स के ऊपर और स्वदेशी को भी हमारा बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति दूध की खपत के अनुसार हरियाणा किस स्थान पर है? तो अगर बात करो कि भी प्रति व्यक्ति जो दूध हमारा, हर एक व्यक्ति जो दूध पीता है, लगभग जितना उसको दूध मिलती है, जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, अगर मैं किसी भी स्टेट की टोटल प्रोडक्टिविटी को उसकी टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर दूं तो हमारी प्रति व्यक्ति दूध की खपत आती है। तो अगर उसकी बात की जाए तो हरियाणा का जो उसके अंदर स्थान है वो है हमारा दूसरा पूरे देश के अंदर। तो पहला किसका है भाई? जो पहला स्थान है वो है हमारा पंजाब का। पंजाब हमसे आगे है, पहली पोजीशन पे पंजाब है और सेकंड पोजीशन पे हरियाणा है। अगर बात करूँ मैं जो प्रति व्यक्ति खपत की बात करूँ, तो अगर पूरे कंट्री की बात की जाए तो दोस्तों 2014-15 में 322 ग्राम पर डे की जो हमारी प्रति व्यक्ति दूध की खपत थी, जो कि 18-19 में बढ़कर 394 ग्राम प्रति दिन हो गई है। जबकि हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा के जो दोस्तों इस समय प्रति व्यक्ति दूध की खपत है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 700 से 800 ग्राम पर डे के आसपास है। जबकि पंजाब की बात करूँ तो पंजाब की जो हमारी है वो लगभग 1000 से 1050 के ग्राम पर डे के बीच में है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हरियाणा सरकार ने कोरोना योजना से लड़ने के लिए बीपीएल परिवारों को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता दी है? तो अगर मैं कोरोना से लड़ने के लिए जो बात करूँ, गवर्नमेंट ने प्रति महीने जो सहायता दी है बीपीएल परिवारों को वो है हमारी 5000 रुपये। तो देखिए दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि जो कोरोना की वजह से हम लोगों का जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वो पूरी की पूरी बंद हो गई हैं। तो जो हमारे जितने भी बीपीएल परिवार के या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे, उनको आय कमाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और उससे क्या हुआ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब काम भी नहीं मिल रहा, इंडस्ट्री शुरू नहीं होंगी तो उनको काम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 5000 रुपये प्रति महीने आने वाले कुछ समय तक इनको सहायता राशि देने की घोषणा की है, ताकि वे लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। ये देखिए, हरियाणा फाइट्स कोरोना योजना के तहत 5000 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं। टोटल लगभग 6 लाख फैमिलीज़ को इस योजना के अंडर कवर किया गया है और जो टोटल है लगभग 261.24 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है पैसा इस योजना के तहत। कब का? ये हमारा 30 मार्च तक का डाटा दिया गवर्नमेंट ने, 30 मार्च तक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 30 मार्च से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ये अब तक। दूसरा जो हमारा हरियाणा फाइट्स कोरोना के तहत जो हमारी हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, उसके तहत आने वाले जितने भी इसके तहत बोर्ड के तहत जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्टर्ड हैं, उनके भी खातों के अंदर हर वीक 1000 रुपये और पूरे महीने में 5000 रुपये पर मंथ के दर से जो सहायता राशि है वो उनको दी गई है। अब इसकी बात करो तो जो हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्टर्ड हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए डाटे के अनुसार लगभग 3.5 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, यानी फैमिलीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको ये सहायता दी गई है। तो इसके सहायता की अगर मैं बात करूँ तो टोटल अब तक जो कहता है कि गवर्नमेंट के अनुसार 154.72 करोड़ रुपये जो कि अब तक इन फैमिलीज़ को दिए जा चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने गर्ल्स कॉलेज खोले हैं? तो देखिए दोस्तों, अभी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या था कि जो हमारे रक्षाबंधन का उपलक्ष्य था उसके ऊपर हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की इनॉग्रेशन किया था। तो उनकी यहाँ पर संख्या पूछी गई कि भाई वो कितने थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो आंसर हो जाएगा आपका सही वो है सी, यानी कि 11 कॉलेजेस की स्थापना। अब आपको देखिएगा यहाँ पर कहीं भी आप सर्च करेंगे तो कई जगह पर आपको 10 लिखा हुआ भी मिल जाएगा, जबकि आपको सही आंसर 11 ही है।
देखिए पहले क्या हुआ था कि 10 कॉलेजेस की ही बात की जा रही थी, बट लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ कि उनकी संख्या 10 के बजाय 11 कर दी गई है। तो याद रखिएगा कॉलेज हैं जो हमारे वो 11 हैं, ना कि 10। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो 11 कॉलेज है जो वो कहाँ कहाँ पर और कौन सी जगह खोले जा रहे हैं। देखिएगा आपके सामने दिया, एक मोरनी पंचकुला के अंदर है, गोरीवाला सिरसा के अंदर, फिरोजपुर झिरका नूह के अंदर, जींद के अंदर छात्र में है, कैथल के अंदर, लदाना चक्कू के अंदर है, और दूसरा एक और कैथल के अंदर राजौंद के अंदर खोला जा रहा है, यमुनानगर के अंदर प्रताप नगर में है, हिसार जिले में है जो हमारा वो अग्रोहा के अंदर खोला जा रहा है, सोनीपत के अंदर भैंसवाल कला, भिवानी के अंदर ईसरवाल में, और सोनीपत के अंदर जो हमारा वो है बड़ौदा दूसरा जो कॉलेज खोला जा रहा है वो। टोटल यानी कि जो आपके 11 नए महिला कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर हरियाणा सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है। तो अगर मैं फसल अवशेष प्रबंधन की बात करूँ तो दोस्तों उसके ऊपर जो हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो हमारी 80% की सब्सिडी दे रही है, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ फसल अवशेष प्रबंधन की तो ये क्या है। देखिए दोस्तों अभी हमारा क्या है कि देखा होगा हमने कि जो हमारे धान बोए जाते हैं कि धान की फसल को काटने के बाद उसकी जो पराली रह जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, जिससे काफ़ी हमारा पोल्यूशन होता है। और हर साल उस समय पर हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, पोल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि हर साल दिवाली पर जो होता है हमारा उस पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को, जो पराली वगैरह हो उसको जलाने से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसको पराली को जलाने के बजाय उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी चलाया था। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उस कुछ गवर्नमेंट किसानों के समूह वगैरह बना रही है जो कि इसके अवशेष के प्रबंधन को इकट्ठा कर सकें और फिर गवर्नमेंट को दे सकें। तो उनके प्रबंधन के लिए कुछ जो मशीनरी आती हैं जो हमारे भूसे को इसको काटती हैं, छोटा करती हैं, या फिर इसको कुछ और थोड़ा सेमी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती हैं, तो उसके लिए जो मशीनें आ रही हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट 80% की सब्सिडी दे रही है, ताकि किसान जो प्रबंधन है उसको बढ़ावा दे सकें, किसान उसको जलाने के बजाय उसका प्रबंधन कर सके, उसको बेच के उसकी थोड़ी इनकम हो जाए। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने 80% सब्सिडी दे रही है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों, और इससे किसानों को प्रबंधन भी सस्ते में हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यानी कि अगर कोई मशीन 1 लाख रुपए की तो उसमें से 80,000 गवर्नमेंट देगी और किसान को है वो जो सिर्फ 20,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सपोर्ट से और भी अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड कर सकें। और आपको अगर कोई इसके अंदर सुझाव देना हो तो आप वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, वेलकम है, उसके ऊपर भी ज़रूर काम करेंगे हम लोग दोस्तों। और आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि आपको वीडियो किस वे से चाहिए। अगर आपको डेली वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं हम लोग, और वीकली चाहिए तो वीकली बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के लिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।